आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है शक, यानी कि ऐसा प्रिंसिपल के जिसके अंदर शक है। हाइजेनबर्ग ने क्या किया था? हाइजेनबर्ग ने उस वाले थ्योरी को उठाया था, यानी कि हमारा जो सा पिछला टॉपिक था कि एवरी मैटर कंसिस्ट इन नेचर विद ड्यूअल फॉर्म, यानी कि हर मैटर ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट करती है इस इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है ना, हर मैटर ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट करती है इस इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि एवरी मैटर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि हर मैटर जो उनसे होती है वो पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकती है इस इन्वायरमेंट के अंदर, वेव नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकती है इस इन्वायरमेंट के अंदर, ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ठीक है ना, यही बात है मैं बता रहा हूँ। उसने इसी वाले यानी कि इसी वाले टॉपिक को उठाकर उसने इस प्रिंसिपल को बना दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, यानी कि वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी नहीं मालूम कर सकते और ना ही उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही वक्त के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन एन इज़ इक्वल टू द एच ओवर 2 पाई। ठीक है ना, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक्स कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट है, 3.14 इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और यहाँ पर हमें पता है कि जैसे कि हमें पता है कि ये देखें कि x इज इक्वल टू वाई के होता है, तो k इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। वाई इधर मल्टीप्लाई और नीचे आकर x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो k और y के दरम्यान इन्वर्सली रिलेशन है। k जैसे ही ज़्यादा होगा तो y की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे k की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये होती है जी k और y के दरम्यान इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है ना, इसी तरीके से इधर आ जाओ कि जैसे ये डेल्टा पी जो सा है ये यहाँ पर आएगा, यानी कि डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इज़ इक्वल टू द एच ओवर डेल्टा पी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर इसके डिवाइड हो जाएगा डेल्टा पी 2 पाई। ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ पर? अब यहाँ पर व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ इंक्रीज्ड, जैसे ही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ इंक्रीज्ड, ये जैसे ही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ इंक्रीज्ड देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ डिक्रीज्ड। इसी तरीके से व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ इंक्रीज्ड देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ डिक्रीज्ड, यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों के दरमियान क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। उसको मैंने इन दो लाइंस में एक्सप्लेन की है कि व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ इंक्रीज्ड देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ डिक्रीज्ड, व्हेन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ डिक्रीज्ड। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन बाय कॉम्पटन्स इफ़ेक्ट के दरमियान एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ कि कॉम्पटन्स इफ़ेक्ट क्या कहता है। ठीक है ना, इसी तरीके से हमें पता है कि ये देखें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप एक एटम को देख सकते हैं दो माइक्रोस्कोप के ज़रिए, यानी कि ये एक एटम है, ये एक एटम है इस तरीके से, ये एक एटम है। इस एटम को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी देख सकते हैं, इस एटम को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी देख सकते हैं इस एटम को, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर आपने देखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप
के ज़रिए से जब आपने इस एटम के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको देखना है तो उसके लिए आप लाइट का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से इस एटम को देखेंगे, उस दौरान आपने लाइट का यूज़ नहीं कर रहे होते, उस दौरान आप यूज़ कर रहे होते हो एक्स रेज़ का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादातर आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये एटम का साइज़ है, इस एटम के साइज़ को इतना बड़ा कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये एटम के साइज़ को बहुत बड़ा करके दिखा देता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होने की वजह से हम एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक्स रेज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है ना। और एक्स रेज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस एटम के अंदर मालूम करते हैं उस एक्स रेज़ के ज़रिए से, ठीक है ना। समझ आ गई? अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप क्यों किसी भी एटम के अंदर जो उनसा इलेक्ट्रॉन है उसके मोमेंटम को और उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। हाँ, डिफरेंट टाइम्स में आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक पहले फाइंड आउट कर लो, फिर कुछ वक्त के बाद इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप फाइंड आउट कर लो। डिफरेंट टाइम में आप मालूम कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें, लेकिन एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? इसकी वजह ये है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, यानी कि ये है, देखें ये एटम है, ये एटम है, ठीक है ना। इस एटम के अंदर ये एटम है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। मेरी नज़र है जी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैं इस इलेक्ट्रॉन का एक यहाँ पर करके इलेक्ट्रॉन है, मेरी नज़र है जी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैं इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डालता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से एक्स रेज डालता हूँ इसके ऊपर, ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को देख सकूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। जैसे ही एक्स रेज पड़ेंगी ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है कि एक्स रेज जो उनसी हैं, एक्स रेज और लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? ऐसे होती है। लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जबकि जो उनसी एक्स रेज होती है इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। इस तरीके से कम होती है इसकी वेवलेंथ। इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि वेवलेंथ इज़ इक्वल टू इसी तरीके से आपको पता है कि E इज इक्वल टू होता है hc/λ, ठीक है ना। जैसे ही लाइट की जो उनसी वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी तो इसकी एनर्जी कम होगी। जैसे ही इसकी एनर्जी कम होगी तो इसको हम इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो उनसा इलेक्ट्रॉन है इसको देखने के लिए मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी कम है, तो ये एटम में से पास भी नहीं हो सकती। याद रखना, जब भी किसी लाइट यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस की एनर्जी ज़्यादा होगी ना, उसको किसी भी ठोस बॉडी में से गुजरने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। यानी कि इसकी वेवलेंथ क्या है? बहुत ही कम है। वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होगा? एक्स रेज की बात करने जा रहा हूँ, इसकी वेवलेंथ क्या है? बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये एटम बहुत ही ज़्यादा सख्त मादा होता है, सख्त चीज़ होती है। इस सख्त चीज़ को पास करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, ये शेल जो सा है